if two interior angles on the same side of transversal intersecting two parallel lines are in the ratio, two interior angles, पहले तो parallel lines बनाओ, देखो मुझे समझ क्या आया, two parallel lines, one transversal, two interior angles on the same side of transversal. अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, are in the ratio 2:3, तो let the angles be, क्या लिखोगे, 2x and 3x. अगर वो सेम इंटीरियर एंगल्स है तो क्या होंगे, दे आर सम, क्या होगा 180. तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री. हम लिखेंगे दे आर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Then the greater of the two angles, तो हम लिखेंगे 2x plus 3x is equal to 180 degree. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 by 5, 36. दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा होगा, 3 into 36, 108. क्लियर हो गया इतना? आप भी क्लियर विद दिस मच, है ना? चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सरसाइज 6.1. इन फिगर 6.1 AB is parallel to CD. कहीं ना कहीं अगर आपको कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिली है स्कूल में से या कोई इनके पेपर्स आपने देखे हैं तो आपको यही क्वेश्चंस दिखे होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखा, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आप सच में कह रही हूँ, अपनी बुक और एग्जाम्पलर कभी मत छोड़ना. एग्जाम्पलर की फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस जरूर करना, आपके ऑलमोस्ट 90% एमसीक्यू कवर हो जाए. 90% आप देख लेना, आपके पेपर्स में पिछले पेपर्स देख लो, आपके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के अलावा कोई और एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि जो इसमें ना किया हो आपको ना आता हो. ठीक है, फिगर 6.1 AB is parallel to CD, PQ is parallel to RS. देखो यहां से इस PQ को पैरेलल किया हुआ है RS के साथ. समझ में आ गया? वो क्या रहा है, हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल है, AB is parallel to CD, और ये जो RS है ये वाली और ये PQ ये आपस में पैरेलल, राइट? आपको AB पैरेलल CD या AB पैरेलल EF बड़े आराम से दिख जाएगा. ये तीन लाइंस पैरेलल तो बड़े आराम से दिख जाएंगी. मुश्किल आएगी PQ और RS में, क्योंकि वो टेढ़ा दिया हुआ है. तो आपको पता ना क्या करना है, अपनी नोटबुक को फ्लिप करना है. ये ऐसे बन जाएगा आपकी AB, इस तरह से AB CD एंड EF कुछ इस तरह से आ जाएगी, है ना? मैं लैपटॉप ऐसा नहीं कर सकती ना. आपको क्या करना है, आपको इस फिगर को फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट देखना है. यहाँ पर खड़े होकर आपको इस फिगर को देखना है. समझ में आ गया? पेपर को आपको फ्लिप कर लेना है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. व्हेन इट सेज PQ इज पैरेलल टू RS. या फिर मैं और क्या करती हूँ, मैं हमेशा जो पैरेलल लाइंस दी हुई है ना उनको फर्दर आगे स्केल लेकर ऐसे एक्सटेंड कर लेती. अब ये बहुत क्लियर हो जाता है क्वेश्चन. कौन सी दो लाइंस पैरेलल है, ये PQ एंड RS. क्लियर हो गया इतना, राइट? अभी भी जब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी एंगल पूछा हुआ है मेक श्योर वो आपका हॉरिजॉन्टल फ्रेम में हो, सो दैट इट्स इजी व्यूएबल टू, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी. तो यहाँ पर मुझे PQ इज पैरेलल टू RS दिया हुआ है. एंगल RQD ये 25 डिग्री है. देन एंगल CQP इज 60 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QRS. ये वाला एंगल निकाल. करो सॉल्व, फिगर ड्रॉ करो. बहुत इजी भी होगा. पैरेलल लाइंस के केस में लेकर देखो, ये वाला है. पहले पैरेलल लाइंस कौन सी दी हुई है, ये तीन. ये दिया हुआ है 60 डिग्री इस पैरेलल लाइन के साथ, और ये ट्रांसवर्सल के साथ बनता है. क्लियर हो गया? कैसे देख रही हूं मैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये ट्रांसवर्सल.
ये है AB, दिस इज CD, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये है P, यहाँ से दिया हुआ है Q, इसे मैंने फर्दर एक्सटेंड किया, तो जाकर आप इस एंगल के बारे में कुछ बोल सकते हो? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल समझ में आया? हाउ डू वी व्यू? आपको जो एंगल दिया हुआ ना, उस एंगल को स्पेसिफिक करके देखो कि वो कौन सी पैरेलल लाइन और कौन सी ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है। तो जिस पैरेलल लाइन के साथ बन रहा है उसका साथी कौन सा है, समझ में आ गया? आज मुझे भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, पहले देखा ना मुझे भी लगा हाय क्या आ गया, कैसे समझाऊंगी मैं, तो मैंने कॉन्सेंट्रेट कहाँ किया कि ये देखो एक ये पैरेलल लाइन के साथ बन रहा है, इस एंगल की एक बाजू जो है, एक आर्म जो है वो क्या है, एक पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन में हमेशा ये होता है, एक पैरेलल लाइन की आर्म होती है, एक ट्रांसवर्सल वाली आर्म होती है ना? तो अब देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये किसको पैरेलल होगी जाकर, या तो इसको या इसको। अब मैं कौन सा लूंगी, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट बिकॉज मुझे यहां पर पहुंचना है। तो ये एंगल कितना आ गया, 60, समझ में आ गया हमें? दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्यों है 60 डिग्री? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आ गया मैं क्या ले रही हूँ? लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ये PQ, तभी वाइज करेंगे। हाँ कंस्ट्रक्शन कर लो या फिर आप इसको दूसरी तरह से देख लो, कंस्ट्रक्शन करोगे थोड़ा इजी रहता है, ठीक है? तो हमारे पास आ जाएगा दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब आपको ये वाले एंगल पे पहुंचना है, कोइंसिडेंट एंगल कैसे? अब ये पैरेलल लाइन है, देखो ये वाला जो एंगल है ना इसके साथ बन रहा है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल। अच्छा और क्या कर सकते हो, ये तो मैंने यहाँ से देखा, ये एंगल निकाल सकते हैं, क्या होगा 60 डिग्री, ये कंप्लीट 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री, 35 डिग्री। इसमें मैं इसको ड्रॉ करो फिर करके, चलो मैं भी ड्रॉ करती हूँ अलग से, ठीक है? नॉट वर्किंग हियर। ये दिया हुआ है आपको 3 पैरेलल लाइन दी हुई है। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है, कभी कुछ निकालते हो उसे यूज करते हो, इजी होता है डिफिकल्ट होता है। एक ये ऐसे दिया हुआ है हमें, राइट, फिर ये टिल्ट करके कुछ ऐसे और इसी को फिर ये पैरेलल, क्लियर हो गया इतना? दिस इज AB CD EF और ये हमें दे दिया P and Q और ये R और ये, ठीक है? और अल्टीमेटली आपकी जो पैरेलल हो रही है, एक तो ये 3 लाइंस पैरेलल और एक ये और एक ये पैरेलल, क्लियर हो गया? दिया हुआ है आपको ये वाला 60 डिग्री और एक ये दिया हुआ है 25, निकालने को कह रहा है QRS, ये वाला है। दिस इज व्हेन आई हैव नॉट ड्रॉन एनीथिंग, ये हमारा बेसिक इक्वेशन, ठीक हो गया? अब मैं क्या करती हूँ, ये 60 डिग्री दिया हुआ है लेकिन जो ये वाली लाइन है ना ये किसी को ट्रांसवर्सल नहीं है, इन दोनों को ही ट्रांसवर्सल है, तो हद से हद मैं इसका ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, है ना? और जो ये एंगल निकालना है वो हमारा कहाँ बन रहा है, इस लाइन के साथ और ये, राइट? तो जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है पैरेलल लाइंस का, एंगल एक पैरेलल लाइन में और एक ट्रांसवर्सल में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को फर्दर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, आर का एक पार्ट 25 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद फिर ये कैसे निकालो, हाँ उसके बाद 120 ले लो, है ना, वो भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल यहाँ से जो हमारी आधी अधूरी पैरेलल लाइंस दी हुई थी जो कंफ्यूज कर रही थी, मैंने उसे फर्दर एक्सटेंड करके ये पॉइंट 3 नाम दी, क्लियर हो गया? तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, प्रोड्यूस PQ टू इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट P। PQ को प्रोड्यूस किया सच दैट इट इंटरसेक्ट्स AB एट पॉइंट T, क्लियर हो गया? अब वही बात आपने कहा था ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, क्या आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने क्या लिया है, CD इज पैरेलल टू AB एंड QT इज ट्रांसवर्सल, ये लिया मैंने, है ना?
CD is parallel to AB, QT is transversal. ये 60 डिग्री आ गया हमारे पास, तो ये 60 डिग्री आ गया is equal to angle ATQ because of corresponding angles. अब आपका ये एंगल अगर 25 है, मैं क्या ले रही हूँ आप, AB is parallel to CD and QR is transversal. So if this is 25, what about angle TRQ? TRQ किसके इक्वल होगा? 25 डिग्री, क्योंकि हमने क्या लिया, alternate interior angles. This is 25 डिग्री. ये 60 है, ये एंगल कितना होगा? मेरा फर्स्ट स्टेप था, मैंने पहले ये वाला एंगल निकाला, सेकंड स्टेप में मैंने 25 निकाला, थर्ड स्टेप में मैं आपसे पूछ रही हूँ ये एंगल निकालो, क्या आएगा आपका? 120 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है, और ये एंगल और ये बचा हुआ एंगल, ये एंगल इतना और ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. समझ में आ गया? ये आपको एमसीक्यू में आएगा, लिखना नहीं आएगा इतना, इसका कुछ पार्ट होगा. अगर इतना लिखना आता है तो आपको इसको कंस्ट्रक्शन करके ही, हमेशा मैंने देखा इजी यही होता है, जब आपको पैरेलल लाइंस दी हो ना आपस में, वो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांसवर्सल के साथ नहीं बन रही, मतलब आप एक इधर उड़ रही है एक इधर उड़ रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको एक्सटेंड करके एक फिगर में लेकर आ जाओ, आमने सामने लेकर आ जाओ, आपका क्वेश्चन 95% सॉल्व हो जाता है. ठीक हो गया? तो हमारे पास ये एंगल कितना आ जाएगा? एंगल QRS 120 प्लस 25 145 डिग्री. समझ में आ गया सबको? मैंने फर्स्ट स्टेप में 60 सेम किया, सेकंड स्टेप में 25 निकाला, थर्ड स्टेप में इस 120 को यूज किया. 3 स्टेप्स का आंसर है, आंसर विल बी 145 डिग्री. समझ में आ गया इतना? हमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कैसे बात? ये वाला एंगल टी था, ये 60 निकाल लिया, ये लीनियर पेयर से 120 आ जाएगा, और ये तुमने खुद ही बताया था 25. हाँ, फिर ये 25 और ये कॉरेस्पॉन्डिंग 120. समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो, हो गया सबका? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में, पेपर्स में ना, सैंपल पेपर्स में या फिर आपके एक्चुअल जो टर्म पेपर्स होते हैं सितंबर टेस्ट, ये सब आएंगे ना, उसमें आ जाता है. वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स. ट्रायंगल कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, जिसे मैंने कहा ABC. वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू. तो ऐसे वाले ट्रायंगल को आप क्या बोलते हो? पक्का क्लियर है सबको? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180. तो आपने कहा A plus B plus C is 180. दिस इज योर इंग्लिश लैंग्वेज. और जो मैंने ये लिखा है ये हमारा क्या है? मैथ. समझ में आ गया? तो इसमें मैंने क्या किया है? वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू. A plus B plus C is 180. तो क्या आप A plus B इक्वल टू C भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू. A की वैल्यू किसके इक्वल है? B plus C. तो B plus C की जगह क्या लिख देंगे? A. तो A plus A कितना हो गया? 180. 2A is 180. A की वैल्यू कितनी आ गई? 90. तो ये C के साथ भी कर सकते थे. A plus B इक्वल टू C. तो A plus B को C लिखते हैं. C plus C is 180 और C is 190. C is equal to 90. तो एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर हो गया? समझ में आ गया हमें ये? नेक्स्ट, an exterior angle of a triangle is 105 and two interior opposite angles are equal. Each of these equal angles are. ये आपने 6.3 नहीं की हुई है, आपको कहा गया है कि डिलीटेड है, पर क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? क्या होता है रूल हमारा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. लिख लो एक्सटीरियर एंगल. कभी 6.3 अगर पता लगा कि है हमारे सिलेबस में तो हम इसे कर लेंगे. Exterior angle of a triangle is equal to sum of two
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो रूल क्लियर है ना। तो उसने कहा जी एक्सटीरियर एंगल ना 105 डिग्री है और ये जो दो एंगल्स है ना आपस में इक्वल है। तो आप मुझे बताओ कि इन इक्वल एंगल्स का मेजर क्या है। x plus x is 105, 105 क्या इज इक्वल टू 2x आ जाएगा और x की वैल्यू किसके आएगी 105/2। तो क्या मार्क करोगे 37.5, 52.5, 52.5, 52.5। समझ में आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत इजी है। The angles of a triangle are in the ratio 5:3:7. The triangle is acute angle, obtuse angle, right angle, isosceles। कौन सा वाला ट्राइंगल होगा 5 + 3 + 7 कितना बनता है। करो सॉल्व, एंगल्स निकाल सकते हो 15। हाँ तो एंगल्स को आप क्या लोगे, लेट द एंगल्स बी, जब रेशियो दी होती है तो हम क्या लेते हैं 5x, 3x, 7x। तीनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा 180। हाँ 15x is equal to 180 सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है ना। ये सम एंगल प्रॉपर्टी आपको अभी फिलहाल नहीं करवाई है, पर क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना। तो हमारे पास आ जाएगा 15x is equal to 180 डिग्री, x is 12 डिग्री। तो एंगल्स क्या हो गए 60 डिग्री, 36 डिग्री, 84 डिग्री। तो इन एंगल्स के मेजर को आप क्या बोलोगे, ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, आइसोसेलेस। क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस तो हो ही नहीं सकता है ना। ये वाला ना ट्राइंगल्स का ही केस है। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री। ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल जो है ना उसने कहा 130 है। मान लो मैंने ये वाला एंगल लिया 130। एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स। इस एंगल को छोड़कर बाकी के दो एंगल्स को बाइसेक्ट करो और अब ये जो बाइसेक्टर्स के साथ एंगल बना है इनका इसका मेजर क्या है, हमें ये निकालना। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.3 का ही क्वेश्चन है। ये थ्योरेटिकली आप सॉल्व करते हो, अब उसने उसको प्रैक्टिकली कहा है नंबर्स के साथ। आप एबीसी लेकर सॉल्व करके प्रूव करते हो। 6.3 नहीं करवाई ना, आपको करवाइए, करवा दी तो पेपर में आएगी। चैप्टर करवाया नहीं 6.3 अभी फिलहाल नहीं है ना, वैसे करवा दिया और 6.3 भी कवर करवा दिया। हाँ करवा दिया ना। हाँ 6.3 आएगी अभी मे टेस्ट में क्रॉस हो सकता है। हाँ जुलाई में एक बार मैं फिर भी कंफर्म करके आपस में आप भी टीचर से कंफर्म करना कि मैम अभी के लिए डिलीटेड है कि बाद में भी है, ठीक है। क्योंकि ना आपके जो सिलेबस आया था उसमें एंगल्स की प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी, इसलिए वो 6.3 को डिलीट कर रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन अभी फिलहाल हम छोड़ेंगे बिकॉज ये हमारा थोड़ा सा उस एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। कैसे, ये एंगल x है तो ये भी x हुआ, ये y है तो ये भी y होगा। ट्रायंगल ABC सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है 180। तो मैं कह रही हूँ 130 + 2x + 2y इज 180 डिग्री। इज इट क्लियर? सही बोल रही हूँ मैं बिल्कुल, समझ में आ गया ना। बाइसेक्टर्स लिए x y y, सबसे इजी है शो करना उसे, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं 2x + 2y किसके इक्वल हो गया 2x + 2y 180 - 130 किसके इक्वल आ गया 50 डिग्री। तो x + y की वैल्यू क्या हो गई 25 डिग्री। हाँ डिलीट नहीं कर सकते वरना रह क्या फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया। x + y किसके इक्वल आ गया 25, है ना। इतना क्लियर है। आपको ये वाला एंगल निकालना है तो निकाल सकते हो, ये वाला एंगल। ये आपको x + y का सम दिया हुआ है। तो क्या ये जो बन रहा है ना ये क्या आपस में कोई फिगर बन रही है, ये भी ट्राइंगल बन रहा है जिसका एक एंगल क्या है x, एक एंगल क्या है y, x + y दिया हुआ है। तो थर्ड एंगल अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगी 180 - x + y। तो क्या हो जाएगा 180 - 25 155 डिग्री। नंबर्स के साथ सच में ये वाला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल जो 6.3 से पहले बता देती हूँ, है ना।
ये अगर हम सॉल्व करने ना प्रूव करने बैठेंगे तो सिर घूम जाता है। 10 बार करवाती हूँ फिर भी लगता है कि नहीं आता सीरियसली। और अब नंबर्स के साथ किया तो समझ में आ गया है ना। ये वाला आपका है सेव एज पेज नंबर एग्जाम्पल 8 ऑन पेज नंबर 106 ऑलमोस्ट सिमिलर है। पेज 108 पर एग्जाम्पल 8 दिया हुआ है ना आपको, 106 पर एग्जाम्पल 8 ऑलमोस्ट वैसा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, उसका भाई है। ये आपको एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, वो इंटीरियर एंगल्स के साथ हो, उसका भी प्रूफ होता है, एक्सटीरियर वाले का भी प्रूफ है। प्रूफ करोगे टाइम लगता है, नंबर्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, राइट। चलो अब आते हैं, अब जो हमने इतना काम किया हुआ ना क्वेश्चन नंबर 6 उसके साथ क्या करवाऊंगी, ये प्रूफ है ना, ये प्रूफ है, इसमें वैल्यूज नहीं दी। अगर इसको वैल्यू के साथ दे दो तो आप बहुत इजीली सॉल्व, इसमें भी अगर मैं एंगल के बीच में वैल्यू दे दूं ना तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते। तभी मैंने कहा था प्रूफ में समझ नहीं आता, जब वैल्यूज दो तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेते हो, प्लस माइनस से करना है 180 प्लस 180 माइनस सो ऑन। PQ वाज अ लाइन, द वैल्यू ऑफ x, क्या करोगे इसमें 40 प्लस 4x प्लस 3x किसके इक्वल आएगा, Q एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो 40 प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 7x इज इक्वल टू 40, x 140, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और यही कहा ना x की वैल्यू निकालने को, उसने ये नहीं कहा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQ हो, कुछ एक मान लो ये R दिया हो या ये S दिया हो तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POS। देख लेना क्वेश्चन में उसने x पूछा है या कोई पर्टिकुलर एंगल पूछा। क्लियर हो गया इतना बच्चे में। x की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 20 डिग्री। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखा था कि पेपर में आया आया था ना। हाँ, ये ऐसा इसका एक भाई आपकी बुक में बैठा हुआ है ना, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा ही है ना, दो लाइन जैसे पैरेलल है बीच में ऐसे जा रहा है। तो इन फिगर 6.3 OP is parallel to RS, OPQ एंगल दिया हुआ है 110 110 डिग्री, QRS दिया हुआ है 130 डिग्री, देन एंगल PQR इज इक्वल टू PQR, ये वाला एंगल निकाल। तो मैंने क्या कहा था क्या करेंगे इसमें, देखो आपको जो एंगल निकालना है ना वहां पे कोई लाइन पैरेलल नहीं दी हुई, तो हम क्या करते हैं एट Q ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू OP एंड RS। Q पर मैंने AB ड्रॉ की, थ्रू Q या एट Q ड्रॉ AB पैरेलल टू OP पैरेलल टू RS। क्लियर हो गया। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। करो बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा। अच्छा वो ना भी एक्सटेंड करो, एक्सटेंड तो वही हुआ है। हम इस वाले एंगल को निकाल सकते हो, ये कितना होगा, ये 130 है तो ये कितना होगा 50, क्यों होगा 50, ये 110 है, ये कितना होगा 70, क्यों को इंटीरियर। फिर अब ये बेचारा बैठा हुआ बीच में से निकल जाएगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सबसे इजी है। क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, हमने Q पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली टू द गिवन लाइंस। तो जब मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो वो कुछ इस तरह से जाए, ठीक है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, राइट। तो यहाँ से हमारा AB पैरेलल हुआ, तो दिस एंगल विल बी 70 डिग्री और ये एंगल कितना आएगा 50 डिग्री। और हमने यहाँ पर यूज किया है को इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी को ही आइदर साइड। समझ में आ गया। तो ये इन बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 50। हम यूज कर रहे हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया सबको। क्या मेजर आ जाएगा एंगल का 60 डिग्री।
एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट, angles of triangle are in the ratio 2:4:3. The smallest angle of the triangle is, angles of a triangle are in the ratio 2:4:3, है ना? तो स्मॉलेस्ट एंगल किसके इक्वल है? 2x plus 4x plus 3x is equal to 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। आपसे उसने 20 नहीं पूछा, उससे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट एंगल। तो आप क्या मार्क करोगे? 40। देखो 20 दिया हुआ, तुमने 20 का, तुम उसको मार्क करके आ जाओ। दिस इज व्हाट आई सेड। आपके क्वेश्चन को डिफिकल्ट या ट्रिकी कैसे बनाते हैं, उसने आपको पहले पूछा x की वैल्यू, अब उसने पूछा स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1। For what value of x plus y in figure 6.4 will ABC be a line? अच्छा, ये x और y को क्या बोलते हो? कौन से एंगल्स है ये? Adjacent angles. x and y are adjacent angles. इन दो adjacent angles को कहते हैं, इनका सम कितना रखो कि जो आपकी ये ABC है वो स्ट्रेट लाइन बन जाए। ABC अभी एक एंगल बनी हुई है, इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, मतलब A यहाँ पर, B यहाँ पर, C यहाँ पर। अब इसको मैं आप फिजिकली तो रोटेट नहीं कर सकती हूँ। इफ आई कैन ओनली मूव AB को मैं यहाँ से उठाकर ऐसे नीचे लेकर आई हूँ, ऐसे करते हुए इसको नीचे मूव कर लिया, तो ये पूरा जो एंगल X है ये भी डिग्री से घूमकर ऐसे आ जाएगा। X प्लस वाई कितना बन जाएगा? तो X प्लस वाई कितना होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए? समझ में आ गया? Because then they will form angles on a straight line. If AB has to form a straight line, तो x and y will be angles on a straight line, और angles on a straight line का सम क्या होता है? 180 डिग्री। समझ में आ गया? ये आपके MCQ में, मे टेस्ट में अगर क्वेश्चन है तो ये आ सकता है। हो गया? आप क्लियर? सेकंड क्वेश्चन ट्रायंगल्स वाले हैं, पर आप कर सकते हो। कैन अ ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 से कम हो सकते हैं? सारे नहीं हो सकते, कोई दो हो सकते हैं, लेकिन तीसरे को 60 से बड़ा होना ही होगा। तो इसमें हम यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी को। प्रूव करना है ना, इसको जस्टिफाई करना है, उसको गिव रीजन देना है। हाँ, कि अगर मैंने 3 एंगल्स लिए A plus B plus C, the sum of these 3 angles is 180 degree. So if I have one angle 59 degree, second angle also less than 59 degree, the third angle has to be more than 60 degree to make the sum 180 degree. Otherwise triangle form ही नहीं हो। कल कोशिश करना एक्चुअल में आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करना जिसके एंगल्स हो 30, 20 एंड 50। 30, 20, 50 के साथ आपका ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। लेकिन जब आपने 60, 59 और 61 ले लिया तो ट्रायंगल बन जाएगा। आपकी तीनों जो लाइंस है ना एंगल्स की, वो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट जरूर करें। क्लियर हो गया इतना? So can a triangle have all angles less than 60? No, because sum of all angles we should be 180 degree. So for less than 60, sum 180 achieve नहीं होगा. If each angle is less than 60, the sum of 180 will not be achieved. A triangle will never be formed. Can a triangle have two obtuse angles? No. Why? Because sum is 180. Two obtuse angles का मतलब है sum will be more than 180. Two obtuse angles का मतलब है sum of angles will exceed 180 degree, which is contrary to angle sum property. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, अगर कोई वाइवा टेस्ट होता है ना, कभी कोई टीचर आके कुछ पूछती है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका उसमें बहुत फेवरेट वाला क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज आपको इम्प्रॉम्प्टू आंसर देना। राइट, अभी तो नहीं था, जब लॉकडाउन था तो ओरल टेस्ट होते थे बच्चों के स्कूल में, तो वहां पर मैंने कहा था ये क्वेश्चन अगर टीचर को पूछना है ना, और कितनी अंडरस्टैंडिंग है बच्चे को, वो इसके हिसाब से पूछ सकते हैं।
उसने कहा है कि एक ट्राइंगल के ना मैंने एंगल्स दे दिए 45, 64, 72। जैसे मैंने अभी आपको 40, 50 ऐसे करके ट्राइंगल के एंगल्स दिए ना, तो अभी मैं दे रही हूँ 45, 64, 72। आपको बताना है कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं इसके। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि पहली चीज आप क्या चेक करोगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस केस में सम कितना बन रहा है, 179 डिग्री। हमें कितना चाहिए है, 180 डिग्री। So since the sum of the given three angles is not equal to 180 degree, चाहे 1 डिग्री का फर्क है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। No triangle can be formed with given three measures of the angle. 181 हो रहा है? हाँ 181, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि सम 180 से बड़ा हो गया या 180 के इक्वल नहीं है तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल कोई भी नहीं बन सकता। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 0 ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स एज 53, 64 एंड 63? तो पहले ना जैसे हम अभी पढ़कर आए हैं अभी, हाँ तो इससे बन सकते हैं, लेकिन कितने एंगल्स बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? y infinite, y1, y2, एक बनेगा। अच्छा कोई और? लेकिन 53, 64, 63 दिया हुआ है, जितने मर्जी कैसे बन सकते हैं? कैसे? हाँ तो उससे क्या हो गया? और अच्छा अगर सिर्फ एंगल दिया हो, ठीक है ना, 63 का है, मान लो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म किया, ये इक्विलेटरल है, मैं कह रही हूँ इसका हर एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है, तो इक्विलेटरल है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जूम इन जूम आउट आपको करना आता है ना, इसको बड़ा कर दिया, अब भी इक्विलेटरल रहा। क्या दो ट्रायंगल सेम है? ये छोटा है ये बड़ा है ना। तो जब तक ट्रायंगल की साइड लेंथ स्पेसिफाई नहीं होती ना, तब तक आप कितने ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो? बहुत सारे। तो क्या आंसर है? इनफाइनाइट। इस केस में आपको देखो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने आपको कहा है कि 53, 64, 63 के साथ ट्रायंगल तो बन सकता है, ठीक है। तो मैंने अब क्या कहा, मैंने कहा आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल जिसके ये 3 एंगल्स हो और एक बेस साइड हो 5 सेंटीमीटर। वो ड्रॉ करके ले आएगा मेरे पास, है ना। वो एक साइड पर 53 बनाएगा, एक 64 बनाएगा, तीसरा एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया 63। उसको मैंने साइड कौन सी दी थी? 5 सेंटीमीटर। इजी राइट। अब मैंने इसको कहा, मैं कह देते नहीं तुम 4 के साथ ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या वो ड्रॉ कर सकता है 4 के साथ? सेम ट्रायंगल विद द सेम एंगल्स। जो कंडीशन है उसने कहा 53, 64, 63, मैंने 4 वाली लेंथ दे दी, तो क्या उसका क्वेश्चन सही है? उसने 3 एंगल्स तो अचीव कर लिए ना। अब मैं इसको बोलती हूँ 10 के साथ बनाओ, तो बन सकता है। तीनों के ट्रायंगल्स अलग अलग हैं, जितने बच्चे उतने ट्रायंगल। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर 16 है, या जितने भी 15 बच्चे बैठे हैं, तो उसके हिसाब से हमने कहा कल 100 होंगे तो 100 ट्रायंगल्स बन सकते हैं, है ना। किसने 1.1 ले ली, किसने 1.2 ले ली साइड, जितने वी कैन हैव। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर द बेस? साइड की एक लेंथ लेनी है, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? जितनी मर्जी, इनफाइनाइट। तो हमारे ट्रायंगल्स भी क्या होंगे? इनफाइनाइट। सिर्फ एंगल के बेसिस पर हम एक ट्रायंगल नहीं बना सकते अगर जब तक हमें साइड लेंथ ना दी। क्लियर हो गया? मैंने क्या किया, मैंने कहा एक ट्रायंगल ड्रॉ करो 53, 64, 63। आप रैंडमली स्केल से ऐसे बेस ड्रॉ करो। अब कोई लाइन लंबी ड्रॉ करता है, कोई छोटी ड्रॉ करता है, मैं क्या किसी का क्वेश्चन गलत कर सकती हूँ? आपको क्या मैम आपने साइड को स्पेसिफाई नहीं की, मैं तो एंगल बनाकर लेकर आया हूँ, है ना, तो मैं क्या गलत कर सकती हूँ? किसी का भी नहीं करूंगी। इसका मतलब इसका आंसर है इनफाइनाइट। तो जब आपका सम 180 अचीव हो जाता है तो आप देखोगे कि आपको साइड की लेंथ दी हुई है कि नहीं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। तो फिर एक ही बनेगा, फिर एग्जैक्टली 1 होगा, तभी आपकी कंस्ट्रक्शन सबकी सेम नहीं होती।
क्यों होती है? क्योंकि सबकी फिगर्स में सबके डायमेंशन सेम भी होती है। जब कल को कहूंगी सर्कल 5 डिग्री 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके लेकर आओ और आपको कहूंगी कटिंग्स करके लेकर आओ, तो यहाँ पर जब इकट्ठा करके रखेंगे तो क्या होगा, सबके सर्कल्स क्या होंगे, ओवरलैपिंग, ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होंगे। एग्जैक्ट मैंने कहा आपने कटिंग की, अच्छे से कटिंग करके लेकर आए हो, एग्जैक्ट पेंसिल से कट कर लिया है, और बताओ, है ना। A4 साइज का आप रिम निकालते हो, सारी शीट्स इक्वल होती है, होती है कि नहीं, कटिंग वैसी हुई है। तो वही चीज यहाँ पर आता है कि जब आपके पास डायमेंशंस फिक्स होती है तो आपकी कहीं से भी आपने चीज ली हो वो सेम होता है ना। चलो अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द लाइंस L एंड M आर पैरेलल। x की क्या वैल्यू होगी, 180 माइनस 44, बिकॉज ये क्या बन जाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस करो, 136 degrees. Two adjacent angles are equal. Two adjacent angles are equal. Is it necessary that each of these angles will be a right angle? No. Why? Because अगर हमने justify करना है तो adjacent angle does not mean they always form a straight line. Adjacent angles का मतलब है कि सिर्फ angles adjacent है वो straight line पर है, ये जरूरी नहीं है। If one of the angles formed by two intersecting lines is a right angle, दो lines intersect कर रही है, एक angle कहते हैं 90 डिग्री है, what can you say about the other three angles? 90 डिग्री क्यों होगा, linear pair, vertically opposite angles, ये linear pair है, ये vertically opposite है, जैसे मर्जी ले लो, हाँ वो भी कर सकते। क्लियर हो गया इतना? In figure 6.6, which of the two lines are parallel and why? क्या ये parallel है? Yes or no? In figure this, हमारी फर्स्ट वाली फिगर में क्या ये दो लाइंस पैरेलल है? Yes. Why? Because co-interior angles are supplementary. और कौन सी लाइंस पैरेलल लिखोगे? L is parallel to M. उसने कहा है which two lines are parallel. So L is parallel to M because the pair of co-interior angles are supplementary. Because the pair of co-interior angles are supplementary. अब आएंगे यहाँ पर, कौन सी लाइंस पैरेलल है या नहीं है? P is not parallel to Q because the co-interior angles are not supplementary. चलो, two lines L and M are perpendicular to same line N. दो लाइंस L और M हैं और वो सेम लाइन को परपेंडिकुलर है। सेम लाइन कौन सी है? N. Are L and M perpendicular to each other? Give reasons for your answer. एक लाइन ड्रॉ की आपने N, इस N पर दो परपेंडिकुलर्स बनाए, एक है L और एक है M। तो वो पूछता है कि क्या L और M आपस में परपेंडिकुलर होंगे? Yes or no? एक लाइन मैंने ड्रॉ की N, एक लाइन ड्रॉ की, ये है N, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको नाम दिया L और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको नाम किया M। वो कहता है कि मुझे अब मतलब मैं अब ये कह रही हूँ कि L and M आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सही बोल रही हूँ मैं? L इज परपेंडिकुलर टू M। सही बोल रही हूँ? नहीं, आपस में इनमें क्या रिलेशन होगा? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें गिव रीजन है तो भी लिखेंगे नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर, नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस भी क्यों है? ये जो हमारे एंगल्स क्या बन रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। या तो कोई इंटीरियर एंगल्स ले लो या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लो, जैसे मर्जी ले लो, आपके पास सारे रीजंस है। Because the pair of co-interior angles supplementary or the corresponding angles are equal, hence L is not perpendicular to M. L and M are parallel lines. या जिसे हम लिखते हैं lines which are perpendicular to same line are parallel to each other. Lines perpendicular to same line are parallel to each other. एक लाइन पर मैंने एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक ऐसे ड्रॉ किया,
तो जब भी हमने एक सिंगल लाइन पर दो या दो से ज्यादा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वो आपस में सब क्या होंगे? पैरेलल। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। सैंपल क्वेश्चन नंबर 1, फिगर ड्रॉ करो। क्लियर है सबको? फिगर यहाँ पे लिख रही है ना? In case you don't have your phones और या आपके पास ये एग्जाम्पलर नहीं है, is it easy for you to see the figure from the board? है ना? मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, फॉलो करो इसको। AB, CD and EF are three lines concurrent at O. आगे से कोशिश क्या करो, इससे अभी एनसीईआरटी नहीं चल रही है तो एग्जाम्पलर ले आए। लिए सबने? देखो एक्स्ट्रा मटेरियल में भी ना आप लोग कभी किसी ना किसी बुक को तो जानते हो ना, कि कभी आर डी शर्मा कर ले, कभी ये वाली बुक पकड़ ले, कभी एग्जाम आइडिया होगी, कभी ये होगी, है ना? तो अगर उन सब बुक्स में हम जा रहे हैं तो व्हाई नॉट एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी नहीं दिया होगा। आप देख लेना अपने पेपर्स उठाकर, आपके अपने खुद के जो आपकी क्लास स्कूल एग्जाम्स होंगे, हाँ सारा कुछ वहीं से होता है। तो ABCD आर थ्री कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट क्या होती है? इसमें ना एक चीज यूज की हुई है, हाँ, three or more lines which pass through the same intersecting point. दो लाइंस के तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनता ही है, अगर तीसरी लाइन भी उससे पास करने, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे ना, तो इन तीनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट में हमें कितने चाहिए होते हैं लाइंस? कम से कम 3, क्योंकि दो के साथ तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा ही। जब एक तीसरी लाइन आकर इसी पॉइंट से पास करती है या फोर्थ लाइन आकर इसी पॉइंट से पास करती है, तो इन सारी लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ऐसे ही होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? 3 points which lie on the same straight line। ये तुम बिल्कुल नहीं पढ़ कर आए हो, कोलिनियर पॉइंट्स तो पता होते हैं कि नहीं? लॉकडाउन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों, हाँ इसको आता था? सबको क्यों नहीं आता था? जैसे वो कॉन्करेंट लाइंस रिश्ता को आता था, व्हिच इज वेरी गुड, बिकॉज़ जनरली कॉन्करेंट लाइंस नहीं पता होती है ना, और उसको पता है। हाँ हाँ, कोलिनियर पॉइंट्स सुने हुए कि नहीं? नहीं सुने हुए? नहीं पढ़े? पॉइंट्स नहीं पढ़े हुए? कोलिनियर पॉइंट्स देखो, आप ना जैसे अगर ये केस पे ऐसे लेती हूँ, आप अगर इफ यू लुक एट द स्टार्स, है ना, अगर आप स्टार्स को देखते हो तो दो पॉइंट्स के साथ, दो स्टार्स के साथ एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। रैंडमली कोई भी दो पॉइंट्स लो, जैसे मैंने कहा ये दो पॉइंट्स लो, इनको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनी जाएगी। तो दो के साथ स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर मुझे तीसरे पॉइंट को भी इसी सेम स्ट्रेट लाइन पे लिखना है, तो उन तीनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। So 3 or more points. Why we take 3? Because दो के साथ तो स्ट्रेट लाइन बनी जाती है। So 3 or more points, लिख लो जिसको नहीं पता, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यूज होती है काफी बारी। 3 or more points which lie on the same straight line. 3 or more points which lie on the same straight line are called collinear points. जैसे कि यहाँ पर है COD, क्लियर हो गया? COD सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट हैपेंस, व्हाई आई से दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों है? कभी कभी आपको नहीं दिया होता COD इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको क्या होता है पॉइंट COD आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसका मतलब इन तीनों से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। क्लियर हो गया? जब आप कहते हो ना एक्सटेंड CO टू पॉइंट D, दैट मीन्स वो COD क्या हो गए आपके कोलिनियर पॉइंट्स। आपने CO को आगे प्रोड्यूस किया D तक, तो इसका मतलब COD है कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? और ये लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन को प्रूव करने के लिए काफी होता है। इतना क्लियर हो गया हमें? चलो अब आ जाओ, इसमें लिखा है द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो क्या हम इसमें y की वैल्यू निकाल सकते हैं? लव्य निकाल सकते हो? बताओ।
ये वाला एंगल अगर हमें 5 बाय दिया हुआ है तो इसके साथ में क्या लूंगी, व्हाट अबाउट दिस एंगल 5 बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये तीन एंगल्स क्या हो गए, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 5y प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू, हाँ जी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। 9 हो गया बच्चे, 5 प्लस 2 प्लस 2 करो, समझ में आ गया ये? गलती कहाँ से तुमने वो भी दिखाना मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो स्टार्ट। ये ऐसा कुछ है ना पेपर में, आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में। चलो करो सॉल्व फिर। गलती कहाँ की थी? इन फिगर 6.8 x इज इक्वल टू y, a इज इक्वल टू b। x और y सेम है, a और b सेम है, प्रूव दैट l इज पैरेलल टू n। अगर x और y सेम है, x और y आपस में कौन से एंगल्स बन रहे हैं? What can you say about x and y? They form a pair of corresponding angles. Corresponding angles में भी l is parallel to m के साथ, corresponding angles with lines lm transversal, ये वाली जो जा रही है इसको मैंने x ले लिया, नहीं x नहीं लो, कौन सी लो, lmn, p है, p ले, p is the transversal, l और m जो है वो x और y एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं और वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपका l पैरेलल टू m आ गया। एंड व्हाट अबाउट AB? ये भी क्या है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल है। तो कैन आई से m इज पैरेलल टू n? l m के पैरेलल है, m n के पैरेलल है, तो l और n क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। अब आ जाओ एक्सरसाइज 6.3, ये वाला को क्लियर आ गया ना फिर से? चलो करो। OD is the bisector of angle AOC. OE is the bisector of angle BOC. OD is perpendicular to OE. Show that points A और B are collinear. OD bisect करता है किसको, एंगल AOC को। तो कैन आई से दिस इज x, दिस इज x? सबसे इजी है से व्यू करना इस तरह से। और OE किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल BOC को। तो मैंने क्या लिखा, एंगल बाय एंगल बाय। मैं तो कहा ही नहीं वो कोलिनियर है, AOB स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, तो प्रूव कर दिया, नहीं दिया, प्रूव है, शो दैट। और क्या दिया हुआ हमें, OD इज परपेंडिकुलर टू OE। OD और OE आपस में परपेंडिकुलर है। कैन यू सी इफ आई मूव दिस बाय दिस पॉइंटर, मैं मूव कर रही हूँ, आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला कोलिन आपस में परपेंडिकुलर है। तो व्हाट कैन आई से अबाउट एंगल DOE? किसके इक्वल होगी, 90 डिग्री। समझ में आ गया? आपको स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है, AOB को कोलिनियर प्रूव करना है, वो गिवन नहीं है। हमें बाइसेक्टर्स गिवन थे तो मैंने x ले लिया, x एंड y ले लिया। फिर मुझे कहा है OD जो है वो OE को परपेंडिकुलर है, तो दैट मींस समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एंगल DOE इज 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसको 2 टाइम्स कर दो तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 टाइम्स किया तो 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से अगर मैं सभी एंगल्स को चारों को ऐड करती हूँ तो वो बनते हैं 2x प्लस 2y एंड दिस सम इज इक्वल टू 180। Hence the given 3 points are collinear. क्लियर हो गया? इतना काफी, इतना आज के लिए। चलो कल भी मैं इसकी पूरी एग्जाम्पल फिनिश करवाऊंगी, तो ये अपने साथ लेकर आना है आपको।